नाम बड़े मगर दर्शन छोटे, कुछ ऐसा ही हाल रहा है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों का इस संस्करण में। अगर हम बात करें आईपीएल 2023 के 34वें मुकाबले की, जो कि हैदराबाद और से दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, एक टीम 9वें स्थान पे थी पॉइंट्स टेबल में, तो एक टीम 10वें स्थान पे, और सबको उम्मीदें भी थी कि ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों को जो हालात थे, दोनों टीमों के जो हालात हैं इस आईपीएल में वो बराबरी के हैं, दोनों टीमों की जो कमियां हैं वो बराबरी की हैं, जिस कारण ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला था और हमें भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स मात्र 144 रन 20 ओवरों में बना पाई, जो कि हैदराबाद की पिच थी, यहां पे बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जा रही थी, और कम से कम औसतन स्कोर तो 160 और 180 के बीच में ही अनुमानित था, लेकिन उससे भी बिलो पार टोटल दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोर बोर्ड पे लगाए। फिर हैदराबाद की जब बल्लेबाजी आई तो उन्होंने कहा, आप ठहरिए, रुकिए, हम आपसे कहीं से भी कम नहीं है बल्लेबाजी में। उन्होंने मात्र 20 ओवरों में 137 रन बनाए और 7 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी लचर बल्लेबाजी है दोनों टीमों की। एक 144 बनाती है तो दूसरी मात्र 137 बनाती है, और बल्लेबाजों की इस लड़ाई में अगर हम बात करें खराब प्रदर्शन की तो हैदराबाद विजयी साबित होती है, वहीं हार का सामना करना पड़ता है दिल्ली कैपिटल्स को लचर प्रदर्शन के मुकाबले में। अगर हम दोनों टीमों के बल्लेबाजों का एनालिसिस कर लें, इस साल संस्करण में कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है वो उठाकर देख लें, क्योंकि आईपीएल 2023 से पहले किसी ने भी इन दोनों टीमों का एनालिसिस किया होगा तो ये पाया होगा कि हैदराबाद की जो बल्लेबाजी क्रम थी वो इस साल की सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम मानी जा रही थी, और ये माना जा रहा था कि ये ऐसा विस्फोट करेंगे इस साल आईपीएल 2023 में कि आईपीएल ट्रॉफी भी अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। जो ऑन द पेपर काफी मजबूत टीम मानी जा रही थी, जब प्रदर्शन की बारी आई तो काफी खस्ता प्रदर्शन दिखता हुआ दिख रहा है उनके बल्लेबाजों का। अब नजर डाल लेते हैं सभी के बल्लेबाजी क्रम पे, एक स्टैट्स पर उठाकर डेटा पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है वो सारा कुछ बयां करके जाता है, सब कुछ रिवील करके जाता है। बात करते हैं उनके सबसे महंगे खिलाड़ी, जो कि 13 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद ने अपने नाम किया था, और काफी उम्मीदें थी, काफी आशाएं थी कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, और हैदराबाद जो निकोलस पूरन को ड्रॉप किया था, निकोलस पूरन को रिलीज किया था, उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फिनिशर के तलाश में था, तो हैरी ब्रूक एक बेहतरीन ऑप्शन समझ में आ रहे थे, और इनका जो इंटरनेशनल का परफॉर्मेंस था वो भी काफी शानदार था। ये सर डॉन ब्रैडमैन के मुकाबले में इनका कंपैरिजन हो रहा था सर डॉन ब्रैडमैन से, जो इनकी कंसिस्टेंसी थी वो लाजवाब थी, और जो इनका क्रिकेट था वो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, मतलब T20 क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट बैटर, फिनिशिंग के लिए सबसे बेस्ट बैटर। लेकिन जब मुकाबले का शुरुआत हुआ, जब प्रदर्शन की बारी आई, तो ये पाया गया कि स्पिन के खिलाफ काफी खस्ते खिलाड़ी हैं, जिसके कारण हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि इनको पावर प्ले में उपयोग किया जाए ताकि ये पेसरों का सामना करें और अच्छा खासा योगदान दे पाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, काफी विफल रहे। मात्र एक मैच ये चले हैं, उसमें भी शतक ठोका है, उसके अलावा ये पूरी तरीके से इस संस्करण में, चाहे बतौर ओपनर हो चाहे बतौर मिडिल ऑर्डर, पूरी तरीके से हैरी ब्रूक फ्लॉप रहे हैं। तो इनके डेटा पे एक बार नजर डाल लिया जाए तो 7 मैचेज इन्होंने खेले हैदराबाद के लिए, 163 रन मात्र बनाया है, 27 का एवरेज है, 127 का बिलो एक्सपेक्टेशन स्ट्राइक रेट है, इनसे एक्सपेक्टेशन कम से कम 160 से 180 के बीच की हैदराबाद इस साल रख रही थी, लेकिन मात्र 127 का स्ट्राइक रेट आया। इसको अगर ब्रेक किया जाए इस डेटा को, तो एक मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी है, मतलब बाकी 6 मैचों में इन्होंने मात्र 63 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनका खस्ता हालत रहा है, और उन 6 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बिलो 100 आप पाओगे, मतलब ये बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। जो 13 करोड़ 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो एकदम विफल रहा है हैदराबाद का, और जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, सब पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बल्लेबाज की, वो है मयंक अग्रवाल। भारतीय बल्लेबाज को भी काफी उम्मीदों से लिया गया था, इनको केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट में टीम में शामिल किया गया था। ये उम्मीदें थी, ये आशाएं थी कि ये शायद इस बार एसआरएच टीम का कमान भी संभालेंगे, लेकिन एसआरएच टीम ने कप्तानी में तो इनके ऊपर भरोसा नहीं जताया, लेकिन एट टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज ए ओपनर काफी उम्मीदें थी, काफी आशाएं थी, और ये सब मानकर चल रहे थे कि मयंक अग्रवाल इस बार पावर प्ले में बिल्कुल विस्फोट करने वाले हैं। जो केएल राहुल के साथ हम लोग मयंक अग्रवाल की जोड़ी देखते थे, वैसा कुछ मयंक अग्रवाल निकाल कर देंगे। लेकिन जैसा केएल
राहुल का इस साल का प्रदर्शन है वैसा ही मयंक अग्रवाल का है। लगता है दोनों दोस्तों की किसी की नजर लग गई है और दोनों ही स्ट्राइक रेट में काफी पीछे होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर स्ट्राइक रेट देखोगे तो मात्र 111.56 का स्ट्राइक रेट रहा है मयंक अग्रवाल का इस संस्करण में। 23 का मात्र एवरेज आया है। 2 मैचों में परफॉर्मेंस किया है, लेकिन दोनों मैचों में इनके परफॉर्मेंस के दम पे इनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच में अगर हम बात करें सबसे बड़े जिम्मेदार की, तो जो टीम के हार का कारण रहे हैं वो मयंक अग्रवाल रहा है। 7 मैचों में मात्र 164 रन बनाए हैं और बेहतरीन, बहुत ही खस्ता हालत रहा है। इंटेंट इनके बल्लेबाजी में मिसिंग होती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं तीसरे बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी की। इनसे उम्मीदें, इनसे आशाएं बहुत रहती हैं। एक सेल्फलेस क्रिकेटर हैं, इंटेंट वाइज सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं टी20 क्रिकेट के, और ये माना जाता है कि इनका स्ट्राइक रेट कम से कम 140 प्लस तो होना चाहिए औसतन, लेकिन यहां पे मात्र 112 रनों का स्ट्राइक रेट देखोगे। और आज के मैच में तो इन्होंने लुटिया ही डुबो दी, बिलो 100 का स्ट्राइक रेट रखा। और हैदराबाद के हार के दूसरे प्रमुख कारण आज राहुल त्रिपाठी भी रहे। यहां पे 26 का जरूर औसत है, लेकिन इनसे आशाएं और उम्मीदें जितनी है वो औसत भी बहुत कम है। स्ट्राइक रेट में तो बहुत ही बेड़ा गर्क इनका हालत है। 7 मैचों में मात्र 160 रन बनाया हुआ और हैदराबाद का जो 1 डाउन का स्पॉट था राहुल त्रिपाठी ने कब्जा करके रखा हुआ था। पिछले साल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस साल बहुत ही बुरा इनका दौर चल रहा है और बहुत ही घटिया प्रदर्शन आ रहा है। न स्ट्राइक रेट, न इंटेंट आ पा रहा है, न कंसिस्टेंसी इनके बल्लेबाजी में आ पा रही है। बात करते हैं कप्तान मार्करम की। इन्होंने एक मैच जरूर मिस किया, उसके बाद जब आए तो ये उम्मीदें थी, ये आशाएं थी कि मार्करम जो साउथ अफ्रीका टी20 लीग का फॉर्म है वो बरकरार रखेंगे। हालांकि इनका जो इंटरनेशनल का भी फॉर्म है वो भी काफी बेहतरीन है। अभी नीदरलैंड के खिलाफ 150 मारकर आए हुए थे, तो सबको ये उम्मीदें थी कि यहां पे भी मार्करम काफी अच्छा खेलेंगे। स्पिन के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहां पे रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। मात्र इनका 24 का औसत है, जो मिडिल ओवर्स में सबको ये था कि मार्करम काफी तेज गति से खेलेंगे। गति तो इनकी जरूर तेज है, 151 की है, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग है। ये फैक्टर अब लाना पड़ेगा मार्करम को, क्योंकि अन्य बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, तो इनको कंसिस्टेंट मिडिल ओवर में होना पड़ेगा, जिस कारण ये फिनिशिंग टच देने में सक्षम हो। 6 मैचों में 124 रन का मात्र स्कोर किया है, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़े बड़े नाम है। और ये विस्फोटक जो बल्लेबाजी क्रम है, ये ऐसा बल्लेबाजी क्रम है कि अपने आए दिन कभी भी हैदराबाद को हारा हुआ मुकाबला जिताकर जा सकती है। लेकिन इस वक्त वही कहावत इन पर सेट बैठती है कि नाम बड़े हैं मगर दर्शन छोटे हैं, मतलब परफॉर्मेंस में वो तब्दीलियां नहीं आ पा रही हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी क्रम की। यहां पे ऋषभ पंत जरूर मिसिंग थे, तो ये लगा कि बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन फिर भी जब इनके बैटिंग का एनालिसिस किया गया तो वहां पे बहुत बड़े बड़े नाम पाए गए। नाम रिले रूजो, नाम रॉबिन पावेल, नाम डेविड वार्नर, नाम पृथ्वी शाह, नाम मिचेल मार्श, नाम मनीष पांडे, नाम सरफराज खान। मतलब इतने बड़े बड़े नाम जो कि अपने आए दिन कभी भी मैच का रुख अपने दम पे पलट सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नाम बस नाम दिखावे के रह गए। कोई भी प्रदर्शन में वो तब्दील नहीं कर पाया। तो हम शुरुआत कर लेते हैं डेविड वार्नर के परफॉर्मेंस से। डेविड वार्नर ने इस साल कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन की है। 43 का औसत है, लेकिन स्ट्राइक रेट 119 का है, जो कि काफी अलार्मिंग है। और डेविड वार्नर से ये उम्मीदें थी, ये आशाएं थी कि ये पावर प्ले के ओवरों में विस्फोट करेंगे, एक विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ करने में ये सक्षम नहीं रह पाए, जिस कारण जो इनके साथ बल्लेबाजी करता रहा उसके ऊपर दबाव आता रहा और वो जो रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए था वो रिजल्ट इनकी बल्लेबाजी के कारण निगेटिव में आ गया। कंसिस्टेंसी पे मत जाइएगा, इनके स्ट्राइक रेट पे जाइएगा, ये क्वेश्चनेबल रहा है इस संस्करण में। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, पृथ्वी शाह की। पृथ्वी शाह काफी फॉर्म में आ रहे थे। जो इनका डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस था वो बेहतरीन था, कंसिस्टेंसी वहां मेंटेन थी, स्ट्राइक रेट जबरदस्त था। और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए जय शाह को भी ट्वीट करना पड़ा, भारतीय टीम में इंक्लूड करना पड़ा। लेकिन जब आईपीएल में प्रदर्शन की बारी आई तो आप इनके औसत पे जरूर गौर करिएगा। मात्र 7 का है, शायद ही कोई एक ऐसा मैच गया हो जिसमें ये दहाई का आंकड़ा पार किए हो। 6 मैचों में इन्होंने मात्र 47 रन बनाया, 117 का मामूली सा स्ट्राइक रेट है। तो आप समझ सकते हो कितना लेट डाउन किया है पृथ्वी शाह ने। रिकी पॉन्टिंग ने इनके ऊपर खूब पुलिंदे कसे थे इनके परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये माना जा रहा था कि ये शायद
पृथ्वी शॉ का इस संस्करण का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है और उल्टा हो गया है और यहां पे इनका सबसे पुअर परफॉर्मेंस आईपीएल 2023 में आता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं इनके सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज मिचेल मार्श की। ये मिडिल ऑर्डर के अगर हम बात करें तो ध्रुवी माने जा रहे थे, मिडिल ऑर्डर के स्तंभ माने जा रहे थे और बैकबोन माने जा रहे थे इनके बल्लेबाजी क्रम के। ये आशाएं थी कि मिचेल मार्श स्पिन को भी बेहतरीन खेलते हैं, पावर प्ले में भी अटैकिंग शॉट खेल लेंगे, तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे जो काफी आशाएं, जिनके ऊपर काफी आशाएं थी, काफी उम्मीदें थी और जो काफी बड़ा प्राइस टैग लेकर यहां पे उतर रहे थे। लेकिन फिर से इनके प्रदर्शन पे अब आप गौर करोगे तो इनका तो हालात क्या पृथ्वी शॉ से भी कम दिखता है। 5 मैचों में मात्र 21 रन बनाए, जिसमें एक मैच में 25 रन का योगदान किया, बाकी कुछ मैचों में तो एक खाता भी नहीं खोल पाए हैं और कुछ मैचों में 5 या 6 बनाए हुआ है। तो यही इनका टोटल स्कोर है, 5 मैचों में 6 का औसत है, 93 का स्ट्राइक रेट है। मतलब इनके हालात तो पृथ्वी शॉ से भी बुरे हैं और जो स्तंभ है वो पूरी तरीके से बिखर गया है, जिस कारण वो परफॉर्मेंस भी इनके बल्लेबाजी क्रम से आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं मनीष पांडे की। मनीष पांडे ये सेकेंड ऑप्शन थे, यहां पे रिले रूजो थे, यहां पे रॉमन पावेल थे। जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो फिर मनीष पांडे की तरफ टीम गई। मनीष पांडे ने जरूर 26 का औसत रखा है, लेकिन इनसे उम्मीदें, लेकिन इनसे आशाएं बहुत रहती हैं अपनी टीमों को और 122 का मात्र स्ट्राइक रेट है जो कि क्वेश्चनेबल है। स्ट्राइक रेट ये इशू रहा है जिस कारण इनको एसआरएच से निकाला गया, फिर एलएसजी से निकाला गया। अब दिल्ली कैपिटल से भी लग रहा है इनका ये अंतिम संस्करण रहने वाला है, क्योंकि अपना ये स्ट्राइक रेट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मिडिल ओवर्स में जाते जाते तो ठीक है, जब फिनिशिंग टच देने की बारी आती है तो वहां पे ये भी संघर्ष करते हुए दिखते हैं, जिस कारण मनीष पांडे का भी हालात काफी गंभीर रहा है इस संस्करण में। इसके अलावा चाहे रॉमन पावेल की बात कर लें, इसके अलावा चाहे हम रॉमन पावेल की बात कर लें, चाहे रिले रूजो की बात कर लें, सभी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। सभी स्पिन के खिलाफ काफी खस्ते खिलाड़ी दिख रहे हैं और भारतीय कंडीशन में अगर आप स्पिन को रीड नहीं कर पा रहे हो, लेग स्पिनर्स को उनके हाथ से नहीं रीड कर पा रहे हो, फिर आपका यहां पर टिक पाना काफी कठिन है। वैसा ही कुछ हालात रिले रूजो और रॉमन पावेल का दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इन दो टीमों के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने लेट डाउन किया अपने टीम मैनेजमेंट को, अपने प्रशंसकों को, और वही कहावत इनके ऊपर सबसे सटीक बैठती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना सभी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।